Dear student, welcome my DB teaching portal. Dear student, this part is fourth of हिंदी वर्णमाला। जो ऊपर नहीं दिख पा रहा है वो संयुक्त व्यंजन लिखा है, और ये जो है हिंदी वर्णमाला का चौथा भाग है, और बाकी ये 3 भाग जो बन चुके हैं। दो व्यंजनों के संयुक्त मिलकर जो व्यंजक बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजक कहते हैं। उदाहरण के लिए ये दिए गए हैं, जैसे कि छा का संयुक्त व्यंजन है का हलंत प्लस हलंत सा। त्रा का संयुक्त व्यंजन है त्रा पे हलंत है, फिर रा पे हलंत। और ऐसा ही ज्ञा पर है, जा पे हलंत है, फिर वा पे हलंत है। यानी हलंत का मतलब एक छोटा की मात्रा। सिरा ऐसे ही सिरा में है, सिरा सा है बड़ा प्लस है रा पे हलंत है, इसमें सा पे हलंत नहीं है। तो ये जो है कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, यूपी टेट में पूछा गया पिछली बार। इसमें हलंत का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसमें जैसे ये शा त्रा है ज्ञा है, इसमें तीनों में तो हलंत हैं दोनों शब्द में। और जो सिरा है इसमें बड़ा सा प्लस रा पे हलंत है, सा पे नहीं है, सा पर हलंत नहीं है। तो ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है इसमें संयुक्त व्यंजन में। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब यहाँ पर आए स्वर तंत्री के कंपन के आधार पर। गले की स्वर तंत्री जब वायु के वेग से कांप कर जब बजने लगती है, तब इन स्वर तंत्रिका में होने वाले कंपन, नाद या गूंज के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद किए गए हैं। पहला है सघोष, फिर अघोष है। सघोष जो होते हैं, पहला वो दूसरा तीसरा पांचवा। पहला तीसरा अघोष होता है, दूसरा तीसरा वो पहला तीसरा पांचवा सघोष होता है, और बाकी जो 2 बचे हैं वो अघोष होते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होता है उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं। जैसे कि इसमें दिया है, जैसे ये शब्द ही दिए गए हैं। अगर वर्णमाला में जो है, वर्णमाला में सघोष के अंतर्गत आते हैं 2 कामा 2 नहीं, इसके हिसाब से जैसे ये है शब्द सघोष मतलब है कि तीसरा पांचवा सघोष है। और वो है पहला चौथा अघोष है पहला कामा दूसरा सघोष है। जहाँ इसमें उदाहरण भी दिए हुए, जैसे कि का, खा, घा, चा, छा, छाटा, था, फा, हाँ। और जो तीनों सा, ये भी अघोष के अंतर्गत आ जाते हैं। इसी प्रकार ताफा, पा, फा, ये जो हैं ओष्ठ व्यंजन भी बोले जाते हैं। इसमें को साथ तीनों सा हैं जी,
इनको ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। ऊष्म व्यंजन अभी पिछले वीडियो में बताया भी था, ऊष्म व्यंजन। नेक्स्ट, अघोष। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण से स्वर तंत्री में गूंज उत्पन्न नहीं होते उन्हें अघोष कहते हैं। अभी ये इसमें जब ये भी उदाहरण है, अभी पिछले भी देखें। प्रत्यन ध्वनियों को उच्चारण में होने वाले प्रत्यन को प्रत्यन कहा जाता है। ये दोबारा जो है उदाहरण के देख सकते हैं आप, इसे हाईलाइट कर दिया मैंने। ये जो है यहाँ से यहाँ तक, इनको तालब भी बोलते हैं। तालब। ये जो है तीनों ता दा दा टा ठा ता ठा, ये मूर्धन्य है। मूर्धन्य मूर्धन्य। नेक्स्ट, श्वास की मात्रा। इस मात्रा के आधार पर श्वास के दो वर्गीकरण किए गए, अल्पप्राण, महाप्राण। जिन शब्दों में ज़्यादा ताकत बोलने में लगती है उन्हें महाप्राण कहते हैं, और जिनमें कम लगती है उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। महाप्राण के उदाहरण जैसे या, रा, ला और वा। इन्हें अंतत्व व्यंजन भी कहते हैं, यारा, लावा और सा तीनों। सा नहीं है, ये गलत है। सा जो है ये अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। अल्पप्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु कम मात्रा में निकलती है उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। अल्पप्राण के उदाहरण जैसे का, खा, गा, घा, ढा, चा, ड़ा, छा, झा, झा, वा आदि। नेक्स्ट, महाप्राण। जिन व्यंजनों के वर्णों के उच्चारण में स्वस्थ वायु अधिक मात्रा में निकलती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। जैसे घा, चा, झा, ठा, ढा, ढा, धा, फा, मा, सा, हा, ना। अभी पीछे बताया था उदाहरण, महाप्राण के उदाहरण। महाप्राण सा हा, फा आदि। नेक्स्ट, महाप्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वस्थ वायु अधिक मात्रा में निकलती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। जैसे कि खा, छा, झा, ठा, ढा, धा, फा, मा, भा, सा, हा, ना, फा, मा। उच्छिद व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ का लगभग मूर्धा को स्पर्श करके झटके से बाहर वापस आता है उसे उच्छिद व्यंजन कहते हैं। उच्छिद व्यंजन के अंतर्गत टा, ठा, ढा, अड़ा, डा खाली, ये अड़ा खाली, ये डा खाली, ये ढा है, ये टा है, ये ठा है। इन्हें टा ठा का मूर्धन्य भी कहते हैं। टा ठा ढा ढा अड़ा अड़ा, ये दोनों अड़ा जो हैं नासिक व्यंजन है। ये नासिक व्यंजन। नेक्स्ट, शब्द। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द संरचना के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द। जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे रात, घर, पुस्तक आदि।
अब रात में जैसे हमने रा हटा दिया तो ता का कोई मतलब नहीं निकलता, मतलब कोई नया अक्षर कोई अक्षर ही नहीं बन पाएगा, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो इसको मतलब तोड़ नहीं सकते रात को। तो ये रूढ़ शब्द बोले जाते हैं। जैसे घर है, घर में हमने घा हटा दिया और रा बना रहने दिया, तो रा का क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं रहेगा इसका। तो ये टूट नहीं सकता, तो इसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। इसी का नंबर 2 पर यौगिक शब्द, वे शब्द जिनमें रूढ़ शब्द के अतिरिक्त एक अन्य रूढ़ शब्द होता है, इसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक प्लस आलय, रूढ़ शब्द पुस्तकालय। तो पुस्तकालय, ये यहाँ पर पुस्तकालय से तत्पुरुष समाज भी दिख रहा है। आलय, आलय का कोई मतलब नहीं लिखकर पुस्तकालय में आलय हटा दिया जाए तो इसका कोई, आलय का कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। आलय कोई शब्द ही नहीं, क्या है आलय? आलय का कोई, तो ये एक दो शब्द हो गए, पुस्तक दूसरा आलय हो गया। तो यौगिक शब्द मतलब दो शब्द से जोड़कर जो शब्द बने, जिनमें रूढ़ शब्द यानी इनका दोनों को जोड़कर जो शब्द बना है वो पुस्तकालय है। अगर इन्हें अलग कर दिया तो इसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। यौगिक मतलब जोड़ना, शब्द माने शब्द जो शब्द जो शब्द या व्यंजन स्वरों के सहायता से बोले जाते हैं उन्हें अक्षर कहते हैं या शब्द कहते हैं, और जो केवल तोड़े ना जा सके उन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण और अक्षर में यही अंतर है। नेक्स्ट, योग रूढ़ शब्द, जिन यौगिक शब्दों का प्रयोग रोड़ का अर्थ में किया जाता है वे शब्द रूढ़, जैसे पंकज, कमल। तो पंकज में हमने ये पंग हटा दिया तो जा का कोई मतलब नहीं रहेगा, तो इसको जा को जोड़ने का मतलब नहीं रहेगा, तो योग रूढ़ हो गया। ऐसे कमल में हमने कमल में का हटा दिया, माला बचा है तो माला का मल का कोई मतलब ही नहीं है, का हटा दिया तो इसका भी कोई, तो इसीलिए दिखाना योग रूढ़ मतलब योग मतलब जोड़ना, योग मतलब जोड़ना। अब पंकज है, इसमें ये हटा दिया, जा बचा है तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार ये इसमें कमल है, कमल में हमने मल हटा दिया तो इसका भी कोई मतलब नहीं है, तो योग रूढ़ शब्द है ये। अगर ये हटा दिया इसका कोई मतलब भी नहीं बनेगा, तो ये रूढ़ पैदा हो रहा है इसमें, इसका भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर के 6 भेद होते हैं। कंठय, आ, बड़ा, तालव्य छोटी बड़ी, मूर्धन्य रेश, री, ओष्ठ, ऊ, औ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। कंठ तालव्य, कंठ तालव्य मतलब ये है कि कंठ से भी बोले जाते हैं। तालव्य मतलब ये मुंह खोलने के जीभ पर भी बोलते हैं, जीभ से नीचे, यानी ए आए, अगर ए आए तो वो पूछेगा क्वेश्चन में कि कंठ तालव्य वर्ड कौन कौन से, तो ए आए, ये कंठ से भी है और इसके तालव्य से भी, इसीलिए कंठ तालव्य दोनों में संयोजित शब्द बनते हैं। मूर्धन्य में वैसे मूर्धन्य में शब्द होते हैं टा, ठा, डा, टा, ठा, डा, डा आदि शब्द ये मूर्धन्य में आते हैं। मूर्धन्य, इनके अलावा टा, ठा, डा ये सभी शब्द मूर्धन्य में आते हैं। तो इसमें एक शब्द और बढ़ गया है, वो है री। री भी शब्द ये मूर्धन्य है, इसलिए ये री भी आ जाए तो भी ये मूर्धन्य माना जाएगा। ओठस्थ मतलब ऊ, ओठस्थ, ये ऊ, ये नए शब्द हैं। ऊ वर्ड छोटा ऊ, और माँ है, फा है, पा है,
वाह है। ये शब्द भी और तटस्थ भी हैं इनके अलावा। अभी पिछले वीडियो में भी देखा होगा आपने, कंठस्थ का खा घा घा वाह, ये कंठस्थ हैं। का खा घा घा, चा छा झा झा, ये भी कंठस्थ हैं। और इसमें कंठस्थ के नए उदाहरण ये दिए हैं, चा छा जा चा जा चा झा छा, ये भी शब्द कंठस्थ वो तालव्य है, तालव्य। और ये ई अलावा, ई छोटी बड़ी के अलावा। नेक्स्ट पर चलते हैं। आई हो गवा में सिर्फ यही दो हैं जो अर्धस्वर भी हैं, अनुस्वर भी है। आई हो गवा जिनकी मात्रा 2 है। इसमें एक विसर्ग भी है, सेकंड वाला जो है ये बोला जाता है विसर्ग। विसर्गम जो 2 बिंदी से, इसे विसर्ग भी कहते हैं। ये पहला अनुनासिक है, और स्वर भी है जी और विसर्ग भी है। विराम का अर्थ है विराम, रुकना या ठहरना। वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, कामार्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं, इन्हीं को विराम चिन्ह कहते हैं। जैसा कि नेक्स्ट पर उदाहरण दिए गए हैं। क्रम संख्या 1 विराम चिन्ह। ऊपर ये सारणी दिखा रहे हैं, नीचे इनके नाम हैं, ये चिन्ह हैं, ये क्रम है। अल्प विराम कामा से दिखा रहे हैं, अर्ध विराम एक कामा है, दूसरा फुल स्टॉप है, पूर्ण विराम है फुल स्टॉप, जिसे अंग्रेजी में फुल स्टॉप कहते हैं। ये पूर्ण विराम है। विराम चिन्हों की संख्या 20 है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें अपने मित्रों के साथ। धन्यवाद।